हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो पैट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम सिलेबस के आधार को मानते हुए आज शुरू करेंगे, जिसमें हम लगभग जीएस के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये 30 क्वेश्चन लगभग 6 सब्जेक्ट के होंगे, जो कि 6 सब्जेक्ट हमारे पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, जिनमें हर सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में होंगे। और इन सब्जेक्टों में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो हम कवर करें इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आएगा। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ओके, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है। मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया शहर है, जो कि प्रमुख शहर है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। ठीक है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। और बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, कि मोहनजोदड़ो से क्या चीज़ मिली। तो मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार का प्रमाण मिलता है, या बृहद स्नानागार का प्रमाण मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि मोहनजोदड़ो से कौन सी संरचना मिली, तो बृहद स्नानागार या महा स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था। देखो, ये जो वंश दिए हुए हैं, ये सारे दिल्ली सल्तनत के वंश दिए हुए हैं। और खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी गद्दी 1414 में स्थापित की, यानी 1414 में इसने अपना एक वंश स्थापित किया, और उस वंश का नाम था सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का क्रम से 4थे नंबर का वंश था। इससे पहले जो वंश आए, गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, और तुगलक के बाद सैयद वंश आया, जो कि 4थे नंबर का एक वंश था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सैयद वंश, जो कि खिज्र खान ने इसकी स्थापना की, सैयद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 सवाल बनते हैं। एक तो सवाल सीधा है कि कंपनी की स्थापना कब की गई, तो ये बात करते हैं। तो ये कंपनी की स्थापना की बात कर रहे हैं ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन में जो कंपनी की स्थापना हुई वो 1600 ईस्वी में हुई। लेकिन अगर बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य कि भारत में कब स्थापना की गई, तो भारत में स्थापना हुई थी 1612 में। और 1612 में जो स्थापना हुई, ये गुजरात के सूरत में स्थायी फैक्ट्री इन्होंने बनाई। और लगभग ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 21 वर्ष का एकाधिकार प्राप्त करके ये कंपनी भारत में आई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1600 ईस्वी, और भारत के परिप्रेक्ष्य 1612 ईस्वी सूरत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किसने या किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया। यानी रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने ढाला, किसके शासनकाल में ढाला गया। तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में और भी कुछ फैक्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की। सूर वंश की स्थापना कब की, तो सूर वंश की स्थापना इसने 1540 में हुमायूं को हरा करके, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं को हराया, और हुमायूं को हराने के बाद सूर वंश की स्थापना इसने की। इसके बारे में अगर कुछ और बात की जाए शेरशाह सूरी के, तो इसने सिकंदरी गज, मेरी बातों को सुनने पर फोकस करना, लिखने पर नहीं, सिकंदर गज की स्थापना की। सन की डंडी का प्रयोग, सन की डंडी का प्रयोग। दूसरा, इसने कबूलियत और पट्टे, कबूलियत
व पट्टा प्रथा स्टार्ट की, कबूलियत व पट्टा प्रथा स्टार्ट की। और एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि इसने डाक प्रथा स्टार्ट की, डाक प्रथा स्टार्ट की, और डाक प्रथा के साथ साथ इसने जीटी रोड का निर्माण कराया। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि सन की डंडी का प्रयोग, सिकंदर गज, कबूलियत व पट्टा प्रथा, डाक प्रथा और जीटी रोड का निर्माण इसने कराया। ठीक है, देखो राइटिंग पे मत जाना क्योंकि ये नया पेन है, अभी थोड़ा चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फोकस करना जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार के राजा भोज निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित थे। यानी धार के राजा भोज की बात कर रहे हैं कि भोज जो है ये किस वंश से संबंधित है। तो ये आपने सुना होगा परमार वंश, तो परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज। इस वंश के जो संस्थापक थे यानी परमार वंश के संस्थापक का नाम याद रखना आपको, उपेंद्र राज इसके संस्थापक का नाम था परमार वंश के। और सबसे शक्तिशाली शासक की बात करते हैं तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज ही थे। उपेंद्र राज ने इसकी स्थापना की। आगे चलते हैं। फिलहाल इस वंश का नाम याद रखना आपको, परमार वंश बहुत बार पूछा जाता है कि राजा भोज किस वंश से संबंधित थे, तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। ठीक है, उपेंद्र राज इसके संस्थापक थे, उपेंद्र राज, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंडियन नेशनल आर्मी INA का संगठन किया या INA की स्थापना की। तो देखो INA की स्थापना सबको पता है, INA की स्थापना किसने की थी। INA की स्थापना सितंबर 1942 में की गई। सितंबर 1942 में किसके द्वारा, वीर सावरकर या कैप्टन मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर या भगत सिंह। तो देखो इसमें वीर सावरकर एक ऑप्शन है, लेकिन वीर सावरकर नहीं होगा क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होगा। हालांकि INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन मोहन सिंह इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर जो होगा वो सुभाष चंद्र बोस सही आंसर होगा। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कब ये नारा दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो ध्यान रखना 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, बर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इन्होंने ये नारा दिया था 1944 में। ध्यान रखना 1944, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए स्वाभिमान आंदोलन की बात करते हैं तो स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बस आपको फिलहाल ये इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था स्वाभिमान आंदोलन, तो ये 1925 में स्टार्ट किया गया, जिस समय भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ध्यान रखना स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और उसके बाद 1925 में रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमानी आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923 और स्वाभिमान आंदोलन रामास्वामी नायकर के द्वारा 1925। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। देखिए 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें राम तुलाराम की बात कर रहे हैं कि राम तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नारनौल और रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया इन्होंने। ठीक है, इन्हें एक सवाल और पूछा जाता कि हरियाणा राज्य का राजनायक किसे कहा जाता है। तो इनको हरियाणा राज्य का राजनायक किसे कहा जाता है, राव तुलाराम को कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसने कहा था। देखिए ये बहुत अच्छा कथन है और ये इसको
महात्मा गांधी ने अपनी एक पत्रिका लिखी और उस पत्रिका का नाम था हरिजन। तो हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने ये बात कही थी कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हरिजन पत्रिका कब प्रकाशित हुई, एक सवाल ये पूछा जाता, तो ध्यान रखना 15 अगस्त 1936 को हरिजन पत्रिका का प्रकाशन होता है, इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाम ए नैरंग खालिस्तान द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है, यानी कलाम ए नैरंग किसकी पुस्तक है, कलाम ए नैरंग को किसने लिखा। तो एक ये पाकिस्तानी आंदोलन के प्रणेता थे, यानी पाकिस्तानी आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते, जिनका नाम था सैयद गुलाम भिक। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सैयद गुलाम भिक के द्वारा कलाम ए नैरंग पुस्तक लिखी गई। ठीक है, इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये 1982 में किया गया। और ध्यान रखना सैयद गुलाम भिक जो थे ये पाकिस्तान आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, यानी सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो देखो ध्यान रखना सूर्य के निकटतम ग्रहों की, अगर ये हमारा सन है, सूरज है, तो सूरज के सबसे निकट ग्रह जो है वो है बुध। उसके बाद बुध के बाद शुक्र, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, और इसके बाद आ जाते हैं शुद्र ग्रह पेटी। और इन सभी चारों ग्रहों को बोला जाता आंतरिक ग्रह। और ये जो आंतरिक ग्रह हैं इनमें सबसे चमकीले ग्रह की बात करते हैं तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है दूसरे नंबर का, जिसको बोलते हैं शुक्र। ठीक है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो आंतरिक ग्रह आते हैं। इन ग्रहों के जो ये ग्रह बने हैं, यानी कि ये पत्थर और धातु के बने होते। ठीक है, ध्यान रखना इनको स्थलीय ग्रह भी कहा जाता। और इसके बाहर के यानी कि बाह्य ग्रह जो हैं वो भी 4 हैं। उनमें है एक बृहस्पति, एक शनि, एक अरुण और एक वरुण। ठीक है, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन कौन से, बुध और शुक्र, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी पाई जाती है। देखिए ये जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत के इस साइड में ये पश्चिमी घाट है, और ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में ही 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन राज्यों में फैली हुई एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। तो नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। डोडा बेटा की अगर बात करते हैं डोडा बेटा की हाइट, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी हाइट है 2637 मीटर। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है अनाई ठीक है, अनाई याद रखना। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई जो कि 2695 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी याद रखना है और सबसे बड़ा भी याद रखना है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार, और सबसे छोटे की बात करते हैं सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे छोटा लक्षद्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता, तो आकाश काला दिखाई पड़ता। आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्न में से विचार कीजिए। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उनका स्थानीय नाम सुइस है। यह एक अंध प्रजाति है और उपरोक्त सभी। तो 15वें का जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि यह एक अंध प्रजाति है। उनका स्थानीय नाम लुइस है, यानी कि इसका डॉल्फिन का जो स्थायी नाम है वो लुइस है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। एक बात और याद रखना, जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन को
राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो घोषित किया गया इसको, वो 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जजमानी प्रणाली ग्रामीण खालिस्तान के रीढ़ की हड्डी है। देखो जजमानी प्रणाली में क्या होता था, जजमानी प्रणाली में जो निचली जाति के लोग थे वो उच्च जाति के लोगों के लिए विभिन्न कार्य करते थे और जिनको बदले में कुछ अनाज या कुछ अन्य सामान दिया जाता था, या एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से ये विनिमय प्रणाली थी। तो अब वैसे तो ये ख़त्म हो चुकी है, वर्तमान में यह प्रणाली समाप्त हो चुकी है। और जजमानी प्रणाली की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश से, ठीक है। यानी निम्न जाति वाले लोगों को काम करने के बदले उच्च जाति वाले जो लोग थे वो अनाज या कुछ भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें दे दिया करते थे। नेक्स्ट सवाल है, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना खालिस्तान परत की है। यानी निजी क्षेत्र को जो सौंपी गई 7वीं योजना है वो कितनी परत की है या कितनी स्तरीय है? तो आपको याद रखना त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय परत है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का सवाल है ये, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थित है? देखो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में है, ये आपको याद रखना है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा को विस्तारित कीजिए। यानी मनरेगा का जो पूरा नाम है वो हमें बताना है कि मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा अगर बात करते हैं मनरेगा की, देखो सबसे पहले तो ये नरेगा के नाम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, NREGA, तो नरेगा के नाम से स्टार्ट हुआ, नरेगा के नाम से। तो नरेगा के नाम से ये योजना स्टार्ट होती आंध्र प्रदेश के बांद्रावली ज़िले से शुरू हुई, जो कि लगभग 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट होती, 2006 को स्टार्ट हुई आंध्र प्रदेश से। उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया 2009 में, और 2009 में नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया गया क्या? इसका नाम कर दिया गया मनरेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है? तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है गरीबी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग यानी वित्त आयोग से आप क्या समझते हैं? वित्त आयोग के बारे में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बताना है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है वित्त आयोग? नहीं। मौद्रिक नीति तैयार करता है? नहीं। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? RBI वगैरह करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है? नहीं। केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय करता है? ये ऑप्शन सही है, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अच्छा अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आपको याद रखना है वित्त आयोग का जो आर्टिकल है वो 280 आर्टिकल है, 280 आर्टिकल में बताया गया। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? तो 15वां, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन के सिंह। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा 141 आर्टिकल, 141 आर्टिकल, अनुच्छेद 141, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ठीक है, इसमें बताना राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। देखिए राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। अगर बात करते हैं राज्य की बात कर रही गई है, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। और राज्य के भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है, राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है। जैसे भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की 78 तक संघ की कार्यपालिका की बात की गई है, वैसी
राज्य की कार्यपालिका की बात की गई है 153 से 167 तक, ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों के संचालन, देखो पहली बात तो मौलिक अधिकारों के जो संचालन है वो आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं, और वो भी किसको निलंबित कर सकते हैं अस्थायी रूप से, किसको छोड़ करके? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते, इनको छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। और ऐसी पावर जो है वो किसके पास है? तो ऐसी पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सवाल पूछा जाता कि मौलिक अधिकारों के संचालन मतलब कौन से आर्टिकल हैं जिनका निलंबन नहीं किया जा सकता? तो आपको याद रखना कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इन दोनों का निलंबन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु प्राप्त करनी चाहिए, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। बाकी की और कंडीशंस क्या हैं? एक तो भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया न हो, किसी सरकारी पद या लाभ के पद पर न हो, ये सभी इसकी क्या हैं? योग्यताएं होनी चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा, कौन सी भी लोकसभा वर्तमान में चल रही है? तो 17वीं। इसके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिरला जो है वो इसके लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कोरियोलिसिस बल खालिस्तान पर अधिकतम होता है, यानी कोरियोलिसिस जो बल है ये कहाँ पर अधिकतम होता है? तो देखो सवाल एक तो भूमध्य रेखा से पूछा जाता है, एक ध्रुवों से। तो जो अधिकतम होता है कोरियोलिसिस बल, तो ये अधिकतम जो होगा वो कहाँ पर होगा? अधिकतम होता है ध्रुवों पर। और अगर भूमध्य रेखा की बात करते तो भूमध्य रेखा पर कितना हो जाता? भूमध्य रेखा पर ध्यान रखना आपको ये 0 होता है, ठीक है। तो कोरियोलिसिस बल अधिकतम ध्रुवों पर और 0 भूमध्य रेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? तो आपने पढ़ा होगा कि जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, और इस न्यूटन के प्रथम के नियम को क्या बोलते हैं? इसको न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स यानी खालिस्तान बोरेक्स के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें से ऑप्शनों में से बोरेक्स के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्राइन का प्रयोग करते हैं बोरेक्स के निर्माण में। देखो ये जो बोरेक्स है, बोरेक्स का काम क्या होता? तो बोरेक्स जो है वो डिटर्जेंट या सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी सामान होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट है बोरेक्स का फॉर्मूला। बोरेक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं लिख रहा हूँ Na2B4O7 इंटू 10H2O, यानी Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, आपको याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मल्टी टाइम पूछा गया क्वेश्चन है बोरेक्स के फॉर्मूले के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वस्थ वृक्क में आरंभिक निस्यंद लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है, यानी कि एक वृक्क में जो आरंभिक निस्यंद है वो कितने लीटर डेली होता है? तो आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल डाटा है, 180 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि लास्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका पीएच कितना होता है? तो ये रटा रटाया सवाल आपका सबका होगा, 7.4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही थे, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चनों के साथ। ओके बाय, धन्यवाद, टेक केयर।